नमस्ते दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपको बता दूं कि आईसीटी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। वहाँ से आपको जो 10 क्वेश्चंस आएंगे ना ईएमआरएस में, 2 क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेंगे। उसका कनेक्शन हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कर दे या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से कर दे, ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कर दे, लेकिन वहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन फ्रेम होना। इससे पहले वाली वीडियो आईसीटी के ऊपर जो है वो ज़रूर देखना। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, 10 वीडियो में कंप्लीट आईसीटी करवा दूंगा। और मेरे मार्क्स कैसे रहे हैं आईसीटी में, टेस्ट वगैरह में अच्छे आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अपने लेवल पे। लेकिन आपको अगर वेरीफाई करना हो तो एक वीडियो मैंने डाली है जहाँ पर मैंने अपना मॉक टेस्ट एनालिसिस भी किया हुआ है और 75 नंबर अनसेफ क्यों हो सकते हैं वो भी आपको समझाया है, तो वो वीडियो देख लेना। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम लगेगा, तो आसानी से आप समझिए। ठीक, क्वेश्चन ईजी आएंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ईजी ही आएंगे। अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इस पे ध्यान रखना, प्रोसेस करता है डेटा को। जैसे कि 1 2 3 4 चीज़ें आई, इसको मिला करके इसने बना दी सब्जी, ठीक है। ये हो गई प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? वो प्रोसेस जो कुकिंग वाला था, इसी को प्रोसेसिंग बोला जाता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आएंगी, ठीक है, जिनको हम फेच नाम से जानते हैं कंप्यूटर में। आगे फेच आएगा तो वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कंप्यूटर ने डेटा फेच किया, उस पर प्रोसेसिंग करी, आपको आउटपुट दिया। आउटपुट क्या थी? सब्जी थी। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसी को बताया जाता है, क्योंकि ये मीनिंगफुल यहाँ पर है कि स्वादिष्ट एक सब्जी आपके सामने तैयार है। एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ गई आपके सामने, जैसे कि एक इमेज आती है, वीडियो आती है, ऑडियो आता है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है। और उसके लिए कंप्यूटर ने कुछ डेटा पे काम किया होगा तभी आपको दे पाया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सब जानते हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई इसको याद रखना, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा आपके लिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। एक फ़ोटो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, पिक्सल्स की कॉम्बिनेशन है, कई सारे हज़ारों करोड़ों पिक्सल्स होते हैं तब जाकर के एक इमेज जनरेट होती है। कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है तभी आप उसको देख पाते हो। ऐसे ही ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, या जो भी आप पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हो, सब कुछ। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि ये जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनके लिए मेंस में भी काम आएगा। कई जगहों पे आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा। मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पे जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वो जनरेट करता है। बहुत अच्छा टर्म है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशंस लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब सेव कर देना, स्टोरेज में ही सेव करेंगे ना, ठीक। हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ करता है, इसलिए भाई हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। हिंदी वाले अपनी हिंदी पढ़ते रहिएगा। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर जानते हैं किसको बोलते हैं? आपको, मुझको, बच्चों को, या जो बुजुर्ग लोग हैं कंप्यूटर चलाते हैं, वही ह्यूमन वेयर होते हैं। हार्डवेयर सब जानते हैं, सॉफ्टवेयर सब जानते हैं। आगे और अच्छे से डेप्थ में हम इसको पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंप्यूटर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डेटा को, प्रोसेस करता है, और आउटपुट को इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें दे देता है। ये तो आप जानते ही हो। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसके सामने हमें आउटपुट दिखाई देता है। ये एक केस है, इसके अंदर प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, तमाम चीज़ें लगी होती हैं। राउटर या मॉडेम कह लो इसको, ये क्या करता है? नेटवर्क को हमारे सिस्टम तक पहुंचाता है या बाहर वाईफाई बनाता है। हमारे डिवाइसेस, अन्य डिवाइसेस कनेक्ट हो। माउस ये है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सेंटर में जो एक व्हील होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें हम आगे और पढ़ेंगे। प्रिंटर क्या है? आउटपुट देता है एक पेज पे। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में यही सब तो हम पढ़ेंगे, और क्या ही पढ़ लेंगे। अच्छा, कंप्यूटर की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता तो है भाई साहब स्पीड। स्पीड इतनी तेज है, स्पीड इतनी से तेज है कि मिलियन छोड़िए, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियन छोड़ दीजिए, मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन मतलब आप सोचिए, मतलब मज़ेदार स्पीड है कंप्यूटर की। एक सेकंड में बिलियंस इंस्ट्रक्शन मतलब बिलियंस बाइनरी कोड कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है आपकी एक पलक झपकने वाली स्पीड में। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो यह याद रखना, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। अब आप कहोगे आपने बिलियन क्यों बता दिया? तो भाई साहब, मेन फ्रेम कंप्यूटर का आपने नाम सुना है? सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है? परम का नाम सुना है? इंडिया वाले कंप्यूटर का?
तो ये सब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड कर देता है, और इसीलिए उसको स्पीड के लिए जाना जाता है। एक्यूरेसी, ये तो आप भी जानते हो कि कंप्यूटर कभी भी 2+2=4 के अलावा कुछ और नहीं बताएगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए कहा जाता है ऑलमोस्ट जीरो एरर कंप्यूटर देता है, ऑलमोस्ट जीरो एरर, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो एरर, और ऑलमोस्ट इसलिए बात की गई है क्योंकि वो एक मशीन है, और मशीन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं वायरस के द्वारा, मैलवेयर के द्वारा, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं और उस कारण एरर्स आ सकते हैं। लेकिन जनरल एक अप्रोच लेकर के जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करोगे, या जनरल तरीके से जब भी आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको ज़ीरो एरर ही दिखाएगा। स्टोरेज की बात हो रही है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली स्टोर्ड रहती है, और बहुत लार्ज कलेक्शन में भी आप स्टोरेज कर सकते हो। पहले देखा जाए तो आप 1 GB का मेमोरी कार्ड खरीदते रहोगे, जो लोग आज से 10-12 साल पहले मेमोरी कार्ड यूज़ किए होंगे उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फिर अभी देखो भाई साहब 32 GB, 64 GB, 128 GB, मैंने 512 GB और 1 TB के मेमोरी कार्ड भी देखे हैं भाई साहब, हैं ये मार्केट में अवेलेबल है। तो सोच लो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हमारे सामने ये है कि इट कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड रिट्रीव इट व्हेन नीडेड। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि रिट्रीव कर सकता है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था फेच करके। फेच मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ कोई फाइल पड़ी है, ये कंप्यूटर को चाहिए, तो कंप्यूटर जब वहाँ जाएगा इस फाइल को ढूंढने, तो मतलब वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, फेच कर रहा है। ठीक है, फेच कर रहा है ना। और आगे क्या होता है कि मान लो कि हमने उसको सेव कर दिया, डेटा पे एडिटिंग वगैरह किया और उसको सेव कर दिया। अब हमको फिर से वही डेटा वापस चाहिए। ठीक, मान लीजिए हमारे पास हमने एक इमेज थी, उसको फेच किया, पहले एडिटिंग वगैरह करी, हमने उसको सेव कर दिया, सेव एज कर दिया, कुछ भी अपने फोल्डर में कहीं रख दिया। अब हमको वापस वही डेटा देखना है क्योंकि हमने हार्ड डिस्क में अपने अच्छे से सेव कर दिया है, तो उसी को हम रिट्रीव करना कहते हैं। इट कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड रिट्रीव इट व्हेन नीडेड। हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की एक बहुत तगड़ी खूबी है। ऑटोमेशन, आप देखिए भाई, ऑटोमेशन का ज़माना है। वन आप प्रोग्राम इज सेट द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर को कोई एक बात बता दो तो भाई वो बार बार वही चीज़ करेगा, बार बार पूछने नहीं आएगा। आप किसी को बोल दो भाई यहाँ से हमको 1 से 100 तक गिनती लिख के दिखाओ, और कंप्यूटर में आप लूप लगा दो या कंप्यूटर से बोल दो भाई ये काम आपको करना है, बार बार वो आपसे पूछने भी नहीं आएगा, चुपचाप करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, वो दोबारा नहीं पूछेगा। आदमी को बोल दोगे 2-4-5 बार में वो परेशान हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर की जो खूबियाँ हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अच्छे से आंसर फ्रेम करोगे ना अपने दिमाग में, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आसान हो जाएगा। स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन हमने पढ़ लिया। वर्सेटैलिटी, अच्छा वर्सेटाइल कोई चीज़ होती है तो ये आपको कैसे पता चलता है वर्सेटाइल। अच्छा, डिलीजेंस कोई चीज़ होती है तो आपको कैसे पता चलता है। सिक्योरिटी में कंप्यूटर नंबर 1 है, मल्टीटास्किंग कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा कितना अच्छा है। स्टोरेज वाली बात हमने पढ़ ही ली। अब वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है, एक साथ वो कई सारे काम्स को कैसे मैनेज कर ले रहा है। आप एक जगह ब्राउज़र खोले हो, मूवी लगाए हो, एक जगह ऑफिस का काम हो रहा है, मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हो, एक जगह आप नोटपैड खोल के रखे हो कुछ इन्फॉर्मेशन, एक जगह कैलकुलेटर भी खोल के रखे हो, और कंप्यूटर इतना वर्सेटाइल है कि आपको मना नहीं कर रहा है भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। तो ये होती है वर्सेटिलिटी, और ये कंप्यूटर की एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट खूबी है। अब आप कहोगे कि ये मल्टीटास्किंग में कैसे जाता है। देखो, मल्टीटास्किंग में एक साथ कई सारे काम होते हैं, लेकिन वर्सेटिलिटी में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें उस बंदे को, उस चीज़ को, उस मशीन को आती हैं। वो बहुत वर्सेटाइल है नेचर में, वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है। उसको आप जो भी दे दो, ऑफिस का काम दे दोगे, कैलकुलेशन का काम दे दोगे, वीडियो का काम दे दोगे, वो सब कुछ करता है। उसी को वर्सेटिलिटी बोलते हैं, और उसी को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं वो हो जाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, वर्सेटिलिटी की यहाँ पर बात, मतलब एज एन क्या बोलते हैं, फार्मूला नहीं, डेफिनेशन दी हुई है। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क लाइक कैलकुलेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग एटसेट्रा। डिलीजेंस, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया क्या चलो, ये तो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर थकते नहीं हैं, बोर नहीं होते हैं, उपयाते नहीं हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं तो करता रहूँगा, पावर दिए रहो बस, वही हमारा जूस है।
कनेक्टिविटी, कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क्स फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सवाल इस पे बनते हैं, बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा ये पांचों चीजें यहाँ पर रट लो। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ये पांचों चीजें हमेशा याद रखना। अच्छा, इनपुट में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, तमाम चीज़ें आती हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, हम आगे देखेंगे। सीपीयू में सीपीयू के कई पार्ट होते हैं, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन सीपीयू का मतलब अभी आप प्रोसेसर समझना, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, कभी इंटेल का, कभी राइजन का, ठीक है। मोबाइल में आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगाते हो, माइक्रोटेक क्या नाम है उसका, एक एम नाम से है, मीडियाटेक का प्रोसेसर लगाते हो, एक्जिनोस का लगाते हो, ठीक है, ये सैमसंग के मोबाइल्स में होता है। एप्पल में आप एप्पल के लैपटॉप में M4, M3, M2 चिप देखे होंगे, ठीक है। ऐसे ही जब एप्पल के फ़ोन में आप A17, A18 चिप देखते होगे, मतलब सुनते होगे, पढ़ते होगे इसके बारे में, तो ये है प्रोसेसर के नाम। मेमोरी यूनिट, आपको पता है मेमोरी, जब भी मेमोरी की बात की जाएगी, याद रखना यहाँ पर मेमोरी कार्ड की बात नहीं की जाती है, मेमोरी हमेशा रैम से रिलेटेड होगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप मेमोरी भी बोल सकते हो सिंपल भाषा में, क्योंकि ये रैंडम एक्सेसिबल है, इसीलिए इसको हम सिंपल मेमोरी बोल देते हैं। और जब हम दूसरे मेमोरी की बात करते हैं ना, वो होती है स्टोरेज यूनिट, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, जैसे कि आपका मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें होती हैं सेकेंडरी मेमोरी में, उसको स्टोरेज यूनिट भी हम बोल देते हैं। इसमें SSD भी आती है, आगे हम इसके बारे में पढ़ते भी रहेंगे, बस आपको रिवीजन होता रहे, इसलिए मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, ये सब चीज़ें काम कैसे करती हूँ मैं आपको बता दूँ। सीपीयू क्या करता है, जैसे हमने इनपुट कोई चीज़ ले लिया इन्फॉर्मेशन, सीपीयू क्या करेगा, उस पर अपना दिमाग लगाएगा, कंप्यूटर के दिमाग को बोलते हैं सीपीयू। और उस दिमाग को लगाने के लिए उसको कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भाई रैम से बोलेगा हमको थोड़ी सी मेमोरी दो, हम अपना डेटा उसमें स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि उसने कुछ बातें सोची, यहाँ पर सेव करी, टेम्परेरी सेव करता है सीपीयू, क्योंकि परमानेंटली सेव करने के लिए उसको सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वोलाटाइल मेमोरी, जिसको रैम को ही कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। तो मेमोरी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, मेमोरी यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सीपीयू को पड़ती है, वो आपको पता है। फिर जैसे कि इस मॉनिटर पे आपने कोई प्रोसेसिंग करवाई प्रोसेसर से, मेमोरी यूनिट में उसे सेव करी, सारा डेटा जब इकट्ठा हो गया, और क्योंकि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, तो 1-2 सेकंड के अंदर ही आपके सामने आउटपुट भी ला देता है। आपको लगता है कि सेम टू सेम टाइम पे हो रहा है, नहीं भाई, पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इनपुट आपने दिया, सीपीयू ने उस पर प्रोसेसिंग करी, मेमोरी यूनिट में उसको टेम्परेरी स्टोर किया, फिर आउटपुट आपको दे दिया, आपको अच्छी बात लगी तो आपने उसको सेव भी कर लिया, या नहीं भी सेव किया तो मेमोरी में तो था ही वो, जब तक आपको ज़रूरत थी आपने यूज़ किया, उसके बाद निकल गए, जैसे कि आप ब्राउज़र में ब्राउजिंग वगैरह करते हो। बाकी इनपुट आउटपुट के बारे में यहाँ पर और चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर मॉनिटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल स्पीकर दिया हुआ है, कीबोर्ड, स्क्रॉल व्हील, ये माउस की खूबियाँ हैं, वायरलेस इंटरनेट राउटर दिया हुआ है, आप यहाँ पर किसी ने घोड़े की फ़ोटो बनाई हुई है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। खैर, ये तो आसान चीज़ है। अब इनपुट डिवाइसेस की बात आ गई, इनपुट यूनिट की बात हम यहाँ पर देखेंगे। कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। कन्वर्ट्स यूज़र इनपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। अच्छा, बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा ही समझता है। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऑक्टल पता होना चाहिए, हेक्साडेसिमल पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आसान ही तरीके से आप सीखोगे, और कोई खास इसमें कन्वर्जन आएगा भी नहीं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन 2 प्रकार की होती है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दूं, देखा है। एक रेजिस्टिव होती है, ठीक है, एक होती है कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव। अब रेजिस्टिव क्या होती है, थोड़ा सा आपको दबाना पड़ता है तब आपका वो टच काम करता है। कैपेसिटिव जैसे ही आपके खून, हाथों में खून वो डिटेक्ट करता है, ठीक है, हल्की गीली चीज़ डिटेक्ट करता है, बस जरा सा टच ही उसको मतलब फील हो जाता है। तो पहले के मोबाइल्स में रजिस्टिव भी टच स्क्रीन आती थी, अभी भी कुछ डिवाइसेस में आती है, जैसे कि ATM वगैरह जब भी आप यूज़ करते हो वहाँ रजिस्टिव टच स्क्रीन दिए होते हैं ज़्यादातर जगहों पे, कुछ जगहों पे तो कैपेसिटिव आ गई है, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी इनपुट के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो विदाउट द इनपुट द कंप्यूटर कैन नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। भाई, अगर हमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, या तो लिख के देंगे, बोल के देंगे, कैसे देंगे, ऐसे ही देंगे। अभी तो रेटिना इनपुट भी आने वाला है सिस्टम, हाँ बहुत जल्द ये भी आ जाएगा। तो
कहीं ना कहीं से तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना भैया कि हमारा ये काम करके दो। अगर हम बता ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से करके हमको दे देगा। इनपुट डिवाइसेस यहाँ पर क्या है वो आप देख सकते हो, जैसे कि अभी मैं ग्राफिक टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो आपके सामने वो दिख रहा है। बायोमेट्रिक, आप अंगूठा कहीं लगाते हो, ये हो गया कंप्यूटर का इनपुट। वेबकैम आपके फेस को एज अ इनपुट मान लेता है। बारकोड स्कैनर, आपने कोई बारकोड देखे होंगे, उसको एक डिवाइस होती है, कपड़ा खरीदने गए, खटाक से स्कैन कर लिया, स्कैनर आपके पेज में जो भी लिखा है। माइक्रोफोन, आप जो भी बोलते हो, जैसे मैं अभी बकबक कर रहा हूँ आपके कानों तक बात पहुँच जा रही है। माउस से आप जो भी राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक या ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो, सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मिल ही जाता है। कीबोर्ड तो ऑल टाइम फेवरेट है ही कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सीपीयू की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये तो सब जानते हैं। और सीपीयू में होता क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर आएंगे ऊपर वाली फोटो पे। देखिए सीपीयू में सबसे पहला पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो यही लिखना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू इसको जाना जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सीपीयू है, तो यहाँ पर इतने जगहों पे, जैसे कि ये है तो ये हो जाएगा हमारा एलयू। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को जो भी कैलकुलेशंस करनी होती है ना, जैसे कि कंपैरिजन हो गया, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, गुणा है, ठीक है, कुछ भी कंप्यूटर को करना होगा तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू ही प्रोसेस करेगा। दूसरी चीज़ होती है सीयू, ये कंट्रोल करता है जो कंप्यूटर की बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि भाई समन्वय बिठाना होता है, तालमेल बिठाना होता है, अदरवाइज कंप्यूटर क्रैश कर जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर क्रैश कर जाता है। और लास्ट जो पार्ट होता है एक सीपीयू का, वो होता है रजिस्टर। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जब भी प्रोसेसर को कुछ काम करना होता है वो रैम में टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। लेकिन अब ये सोचो कि जब सीपीयू काम करता होता है तब भी उसको कुछ छोटे से स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है ना, उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए, उस छोटी सी इन्फॉर्मेशन पे ही। मतलब कंप्यूटर के लिए वो छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो उसी मेमोरी को हम रजिस्टर बोलते हैं। और ये रैम से भी कई गुना फास्ट होती है और रैम से बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रजिस्टर और रैम में क्या महंगा आएगा, तो भाई रजिस्टर ही महंगा आएगा। ठीक है, बाकी ये कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें परमानेंटली अटैच्ड मेमोरी होती है, ये भी कई प्रकार की होती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पर रजिस्टर के बारे में लिखा हुआ है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, बिल्कुल रैम की तरह ही होती है, लेकिन ये प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है। दैट स्टोर्स इमीडिएट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो आपका सीपीयू जिस पे तुरंत का तुरंत काम कर रहा होता है, उस इंफॉर्मेशन को ये रजिस्टर्स अपने पास रखते हैं। इतना याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। द सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन यूजिंग द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। मैंने पीछे आपको बताया ना, फेच की बात कर रहा था ना मैं, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। पहले इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा कंप्यूटर, उसको डिकोड करेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर जब समझ जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूशन जैसे ही हो गया हमारे सामने आ जाता है आउटपुट। ठीक है, उस आउटपुट को हम चाहें तो परमानेंटली सेव कर सकते हैं, नहीं तो जैसे कि हम ब्राउज़र खोलते हैं, हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, ब्राउज़र बंद, इन्फॉर्मेशन गई, दोबारा चाहिए तो फिर से यही प्रोसेसर दोहराएगा। हर जगह पे ये होता है। अब बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट की बात करने से पहले हमने पीछे एक फ़ोटो आपको मिस करा दी थी, इस फोटो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। प्रोसेसर के ऊपर ये पंखा लगा होता है प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। जो भी आपके कंप्यूटर को पावर चाहिए होती है उसकी 90% तक कैपेसिटी ज़्यादातर केसेस में प्रोसेसर ही खींच रहा होता है। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में पहले लगती थी, अभी तो आउटडेटेड हो चुकी है। हीट सिंक, देखो ये जो सिस्टम फैन है ये क्या करता है, ये दौड़ता है, मतलब चलता है और गर्मी बाहर फेंकता है। हीट सिंक क्या है, प्रोसेसर के ऊपर चिपका होता है, इसके ऊपर मतलब ये ऐसे समझिए कंडक्टर का काम करता है, जो गर्मी है अपने ऊपर ले लेता है और उसके वो जो गर्मी है वो पंखे के पास छोड़ता है, जिससे कि पंखा उसको आसानी से बाहर फेंक सके। पावर सप्लाई एसएमपीएस इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी लोग, एक दो लोग इस वीडियो को देखो कि भैया एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चन देखा है एसएमपीएस पे, और इसी के थ्रू ही आपके प्रोसेसर तक पावर जाती है। इसमें भी कई सारे गोल्ड ग्रेडिंग होती है, एक गोल्ड, कभी ब्रॉन्ज, ठीक है,
खैर ये सब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन SMPS का फुल फॉर्म तो हर हाल में पूछा जा सकता है। आप डायरेक्ट पावर देते हो SMPS को, ठीक है। SMPS किसको पावर देगा? आपके प्रोसेसर को, मदरबोर्ड को, सॉरी मदरबोर्ड को देगा, और मदरबोर्ड आपके प्रोसेसर को देगा, ठीक है। SMPS ही आपके हार्ड डिस्क को, जो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं या जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, उसको पावर देता है। मदरबोर्ड में ही सारी चीज़ें लगती हैं, चाहे वो रैम हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो ऑप्टिकल ड्राइव्स हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो फोटो थी आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। अब हमने मेमोरी की बात कर ली, मेमोरी की बात करनी है। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा। हम यही तो डिस्कस कर रहे थे अभी कि डेटा स्टोरेज कहाँ होगा? मेमोरी में होगा। प्रोग्राम्स, रिजल्ट्स टेम्परेरीली और परमानेंटली। अच्छा, टेम्परेरीली की बात हो रही थी तो हम रैम की बात कर रहे थे। उससे भी पहले हमने रजिस्टर के बारे में जाना था ना, कि रजिस्टर रैम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर काम कर रहा होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, और फिर रैम में वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करता है। चलो भाई, अभी आप पे काम नहीं करना, आप इधर बैठो, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बुला लूँगा। लेकिन अगर कुछ परमानेंटली सेव करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी हार्ड डिस्क की, SDD की, ठीक है। आपने M.2 SSD का नाम सुना है? ये SSD से भी, नॉर्मल SSD से भी काफ़ी फास्ट SSD है, ठीक है। तो हो सकता है पूछ ले कि M.2 क्या है, तो आप बता देना भैया ये SSD का एक नया वर्जन है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की बात हो रही है, ऑप्टिकल ड्राइव्स की बात हो रही है। आपने CD DVD का नाम सुना होगा। CD 700 MB की फाइल स्टोरेज देती थी। DVD आई 4.7 GB हो गया। फिर एक ब्लूरे डिस्क आई थी, नीली नीली चलती थी। भाई जो 10-12 साल पुराने खिलाड़ी होंगे वो समझ गए होंगे, 25 GB तक उसमें स्टोरेज हो जाता था। फ्लैश ड्राइव्स मतलब आपकी पेन ड्राइव्स की बात हो रही है। मेमोरी कार्ड, बहुत सारे लोगों के फ़ोन में मेमोरी कार्ड अभी भी लगता है, यूज़ ही करते होंगे। DSLR वगैरह में तो काफ़ी हेल्प कर देता है। मैग्नेटिक टेप्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं, तभी इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। हाँ, लेकिन नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS इसको बोला जाता है, NAS, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हार्ड डिस्क रख दी, 10 TB की, तो हमारे पास 100 TB का स्टोरेज हो गया। मैंने इसको एक NAS बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको अपने किसी 20 दोस्तों को ऐसे बोल दिया, भाई तुम यूज़ कर लो। किसी को 1 TB की ज़रूरत है, किसी को 20 TB की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ से डेटा स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, और इसको आप अलग अलग जगहों पे बैठ के भी एक्सेस कर सकते हो। इसी का बड़ा पार्ट होता है iCloud, नाम सुना होगा आपने, गूगल ड्राइव नाम सुना होगा। तो ये सब इसी के पार्ट हैं, लेकिन उनको बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज, और यहाँ पर नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आप लोकल लेवल पे भी बना सकते हो। अच्छा, मेमोरी 2 टाइप की होती हैं, ये हम अभी पीछे से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखना। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। अच्छा, रैम क्या करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम में जो डेटा लिख उठा है ना, जो डेटा डाल दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर वो डेटा रहेगा ही रहेगा, चाहे आप पावर में रखो कंप्यूटर को या नहीं। तो रैम की एक अच्छी भी बात है कि वो तुरंत भूल जाता है कि उसके साथ किसने बेवफाई करी, किसने वफादारी करी, तो ये रैम की अच्छी बात है। और रोम में क्या है कि जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन है ना, वो रीड ओनली है। उसका फुल फॉर्म ही है रीड ओनली, कि आप वहाँ पर जो डेटा है उसको सिर्फ यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप डाल नहीं सकते कि लाओ भाई हमें ज़रूरत है, हम थोड़ा सा तुम्हारी मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, तो वो नहीं कर पाओगे। वही एक नेगेटिव पार्ट होता है रोम का, इसीलिए उसको परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। आप इसको ईजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। बाकी कुछ प्रोसेसर्स हैं, लेज़र बीम वगैरह मार मार के, ठीक है। पी रोम का आपने नाम सुना होगा, EEP रोम का नाम सुना होगा। देखो, इस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन आ सकते हैं, याद रखना। इनके फुल फॉर्म्स आगे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD DVD वगैरह होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होते हैं कि आप एक बार इसमें डेटा सेव कर दो, सालों साल तक आपके साथ ही वो डेटा टिका रहेगा, जब ज़रूरत तब देखो। अब यहाँ पर आते हैं, अभी मैंने बोला था ना ज़रूरत पड़ेगी, तो रोम के पार्ट होते हैं M रोम, P रोम, EP रोम, EEP रोम। अच्छा, M रोम, P रोम के बारे में तो सब जानते हैं। अच्छा नहीं, EP रोम और EEP रोम के बारे में सब जानते हैं, इसके बारे में कम लोग जानते होंगे, या वाइस वर्सा, जो भी हो सकता है। अब रैम की बात हो रही है, SRAM होता है, डायनेमिक रैम होता है। यहाँ पर भी इसके कई सारे पार्ट हैं, DDR2 1 2 3 4 5, अभी देखो DDR6 तक बात चल रही है।
ये ऐसे समझ लो वर्जन है, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बस आपके जानने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें छोटे मोटे लेवल पे आप देख लो। मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैश मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी होती है कि टेम्परेली सेव किया जाता है कुछ डेटा आपके कंप्यूटर में, जिससे कि आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, बार बार कोई चीज़ लोड होती है, उसकी स्पीड बार बार आपके प्रोसेसर पे लोड ना डाले, ठीक है, उस चीज़ को प्रोसेसर को बार बार ना करना पड़े, इसीलिए कैश डेटा बनाया जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करने के लिए कैश डेटा का यूज़ किया जाता है, आपका ब्राउज़र भी इसको यूज़ करता है। तो ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। आप मतलब फुल फॉर्म यूज़ कर लो, मतलब देख लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इग्नोर भी कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे बहुत बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के आसपास ही बनेंगे या रजिस्टर से बन जाएंगे। यहाँ डीप में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जो मेंस है वो कंप्यूटर में नहीं देने वाले हो। द आउटपुट यूनिट डिस्प्लेज और प्रिंट द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही है मॉनिटर वगैरह क्या काम करते हैं, या प्रिंटर जब प्रिंट करके आपको सामने देता है तो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है आपको प्रिंट करके दिखा दिया, मॉनिटर पे दिखा रहा है, हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी देखो इतनी मेहनत यहाँ मैंने करी, इतनी यहाँ पर बाकी है, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, भाई प्रिंट करके आएगा तो हमारे ही तरीके का रहेगा। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। अब गाने में कंप्यूटर खुद ही अपनी कहानी बनाने लगे, टी टाँ करने लगे, तो हम कहेंगे भाई ये सब हमको नहीं सुनना है। यहाँ पर दिए हुए हैं आउटपुट डिवाइसेस के नाम, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। ग्राफिक्स कार्ड आउटपुट डिवाइस कैसे है ये मुझे नहीं पता। अब ये तो एक मेमोरी का पार्ट है, एक एंगल से ये रैम का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफिकल रैम होता है। स्कैनर बिल्कुल एक अब स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस तो होता नहीं है। यहाँ पर ये दो चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग रही हैं, भाई आप इसको इन दोनों को इग्नोर कर दो। लेकिन प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये इसको आप एज एन आउटपुट डिवाइस ट्रीट कर सकते हो। स्टोरेज यूनिट क्या करती है, आपके डेटा को सेव करती है। आप भविष्य में भी कुछ चीज़ें यूज़ करोगे तो रैम को हटा करके जो हार्ड डिस्क होता है, यूएसबी ड्राइव्स होते हैं, ये सब आपके काम आती हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज करने के लिए, और उसी से आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, टर्शियरी स्टोरेज क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, एनएस हमने बना दिया था, ऐसे ही गूगल ड्राइव, आई क्लाउड वगैरह जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्वर बना देते हैं, जिनको आप कहीं से भी दुनिया भर में बैठ के यूज़ कर सकते हो। अब आता है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको आपको अच्छे से करना है। मुझे लगता है कि अब काफ़ी नज़दीक है हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के ख़त्म होने पे। माइक्रो कंप्यूटर जो हम आप यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर छोटे मोटे टास्क करने के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के सबसे नज़दीक अगर कोई होता है तो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सर्वर बनाने के काम आते हैं, बैंक्स में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं, एनएससी बीएससी वाले इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एक लार्ज सेट ऑफ डेटा पे ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, पाम टॉप मतलब जो अपने हाथ पे रख के कि आप एज अ कंप्यूटर चला सकते हो। सर्वर कंप्यूटर ये लिनक्स पे चलते हैं, ठीक है। आप कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, या गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये सब किस पे चलती हैं, सब सर्वर पे ही चलती हैं। तो एक सर्वर कंप्यूटर बना दिया जाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, कुछ एक पर्टिकुलर बड़ा काम आपको करना होता है तो आप एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर बना देते हो। एनालॉग कंप्यूटर, अच्छा एनालॉग और डिजिटल, पहले एनालॉग मशीन्स पे काम होता था, तो ये पुराने लेवल पे चलते थे, तो इनको एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता था। एम्बेडेड कंप्यूटर, एक ही काम करने के लिए आप उसमें चीज़ें एम्बेड करते जा रहे हो, एम्बेड मतलब उसमें डालते जा रहे हो, एक साथ कंबाइन करते हुए जा रहे हो। अच्छा, हाइब्रिड में क्या होता है, आप कई सारे कंप्यूटर्स का अलग अलग ग्रुप बना सकते हो और उनको एक साथ जोड़ सकते हो। जैसे कि अब हाँ हाँ, कभी आप हॉस्पिटल में कोई जांच कराए हो बड़ी वाली, किसी की भी, अपने रिलेटिव की या किसी जान पहचान की, तो देखो वहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर भी होगा, एनालॉग भी होगा, पीसी भी एक रखा होगा। कभी कभी तो भाई मेन फ्रेम की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सच में पड़ जाती है, तो वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं बता दूँ, यहाँ से अगर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा तो माइक्रो कंप्यूटर से बनेगा, जो हम आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप से तो बनेगा नहीं। यहाँ से पूछा जा सकता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ कि कुछ सुपर कंप्यूटर के आप नाम याद रख लेना, वो ज़रूरी हैं, ठीक है। या यूँ कह लो कि आप इसको करंट अफेयर्स में भी याद करके जा सकते हो। हाँ, साइज़ के हिसाब से आप देखो, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल होता है, हमारे आपके घर में यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पावरफुल होता है, बैंक्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस में यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है और यूज फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। मौसम की गणना वगैरह मतलब वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है वो आपको पता ही है, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, बैंकिंग में, ठीक है, बिजनेस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करता है। अब कंप्यूटर के ये सारे पार्ट हैं, आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बुक पब्लिशिंग, पर्सनल अकाउंटिंग, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिसिन, बैंक्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन। ये काम आएगा किन के लिए? जो मेंस में कंप्यूटर सब्जेक्ट में पेपर दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आप डेटा का वो बढ़ा सकते हो ना, कि ये सब चीज़ें जब आप लिख दोगे तो वो बंदा समझेगा, जो कॉपी चेक करेगा, हाँ बंदे ने पढ़ाई करी है, डीप डाउन जा करके। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स समझने के लिए, मतलब क्यों समझना चाहिए? यूजर्स को कंप्यूटर के साथ आसानी से पार्टिसिपेट करने का वो देता है ना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको पता है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, तो आप चीज़ों को समझते हो। कभी कभी कंप्यूटर हैंग होता है तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार मैंने ज़्यादा लोड डाल दिया इस पर, एक साथ कई सारे काम करने को बोल दिया। तो आप कंप्यूटर के साथ प्यार वाले माहौल में रहोगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बिल्ड्स अ फाउंडेशन फॉर लर्निंग एडवांस्ड आईसीटी एप्लीकेशंस। आईसीटी हमने पीछे पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर जब आप जान रहे होगे तो एडवांस आईसीटी एप्लीकेशंस का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। रिड्यूसेस ह्यूमन एरर थ्रू ऑटोमेशन। कंप्यूटर को आप ऑटोमेट कर दो तो बहुत सारे ह्यूमन एरर हटा देता है। एनहांसेस एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एवरी फील्ड। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि प्रोडक्टिविटी सबकी बढ़ा देता है। आप जो काम 10 घंटे में पहले करते थे ये 10 मिनट में निपटा सकता है भाई साहब, 10 मिनट ओनली। तो ये तो कमाल की चीज़ है। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी पे तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता। अब आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन आप खुद से कर लो, डेफिनेशन दिया हुआ है, मेन कंपोनेंट्स दिया हुआ है, बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जो ज़रूरी है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये एक रिवीजन के तौर पे है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रह सकते हो, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्टोरेज यूनिट वगैरह लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज वगैरह लिखा हुआ है। हाँ, कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम आपको याद होने चाहिए, याद रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल याद रखना, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलोड बाय सीपीयू टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। कुछ भी आपने कंप्यूटर को कहा तो वो यही चीज़, यही साइकिल फॉलो करता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। बाइनरी सिस्टम कॉन्सेप्ट ये याद रखना, बाइनरी 0 और 1 होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप किसी नंबर की बाइनरी निकाल रहे हो तो 2 से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि 16 है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 8 बार गया, ठीक है, 8 बार गया, 16 आया तो हम यहाँ 0 लिखेंगे, 4 बार गया हम यहाँ 0 लिखेंगे, 2 बार गया यहाँ 0 लिखेंगे, 1 बार गया यहाँ 0 लिखेंगे, 0 बार गया 1 लिखेंगे, और 16 का जो बाइनरी हो गया ये पीछे से 1 0 0 0 0 हो गया, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाइनरी कैसे निकालते हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, कन्वर्जन तो आपको आना ही चाहिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स यहाँ पर ख़त्म होता है। लिमिटेशंस में अगर आप देखोगे, कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है। अब तो एआई आ गया है तो ये एक लिमिटेशन का जो पार्ट है ये हट जाएगा। अपना खुद का वो डिसीजन नहीं ले सकता, चलो भाई अभी हमारा बंदा सो रहा है तो हम इसके लिए कुछ काम कर दें, नहीं, जब तक आप उसको नहीं बोलोगे 1+2 कितना होता है वो 3 नहीं बताने वाला है। बिजली पे डिपेंडेंट है तो भाई हम भी खाने पे डिपेंडेंट है, ये कौन सा लिमिटेशन हो गया। क्रिएटिविटी कम है तो भाई क्रिएटिविटी अब देखो, नैनो बनाना जैसी चीज़ें आ गई हैं, वो कुछ भी करके आपको दिखा दे रही हैं, किसी की फ़ोटो किसी के साथ भी बना दे रही हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बनता है। अब ह्यूमन वेयर को भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना ह्यूमन वेयर क्या है। कंक्लूजन क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आर द फाउंडेशन ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल लिटरेसी। पूछ सकता है कि क्या है तो आपको ये डेफिनेशन छोटे रूप में याद होनी चाहिए। आईसी मॉस क्या होता है इसको आप याद कर लो, इनपुट सीपीयू मेमोरी, आउटपुट और स्टोरेज। आसान है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर याद रखना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, ये आपको याद रखनी चाहिए। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है। आपको मैं बता दूं ये जो 2 पार्ट है ना, ये जो 2 पार्ट है तो लगभग 20% हमारा सिलेबस खत्म हो गया।
20% या यूँ कह लीजिए 25%, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल से और आईसीटी से मिला करके 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो हमने लगभग 25 से 30% सिलेबस खत्म कर लिया है सिर्फ 2 क्लासेस में, और अभी 1 घंटे भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आने वाले 1.5 से 2 घंटे में हमारा पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, पूरा आईसीटी खत्म हो जाएगा। बस आपका साथ चाहिए। यहाँ तक अगर आए हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, मुझे पता चलना चाहिए। आप कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा, भले 2 लोग देखो 4 लोग देखो, ज़रूरी है आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। बस ऐसे ही आप चीज़ों को सीखते रहो, समझते रहो। आसानी है, आसानी क्वेश्चंस आते भी हैं। बस हमारी कोशिश ये है कि हम 15 में से 15 नंबर प्राप्त करें, क्योंकि जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। हम नेगेटिव नंबर नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल भी। तो कंप्यूटर आईसीटी से हमको 15 में से 15 चाहिए। बस ध्यान लगा करके ये 3 घंटे मेरे साथ आप बिता दो, आप 15 में से 15 लाओगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार।